भी स्वागत है और आपके लिए लाया है सीटेट मैथ पेडागोजी पेपर 1। जी हाँ, 1 to 5 के पेडागोजी आता है। देखिए पेडागोजी तो 6 to 8 के लिए भी हो सकता है, लेकिन आप जिस पेपर के लिए फिलअप करते हो वही पेडागोजी पढ़ते हैं तो उसी पैटर्न पे आपको पेडागोजी आने वाला है। तो ये पेपर 1 के लिए है और सीटेट मैथ पेडागोजी है। अगर आप भी मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, एक चीज़ आपको स्पष्ट, अभी आपको 25 से प्लस अगर मैथ में लाना है तो आपको पेडागोजी में 10 से ऊपर लाना पड़ेगा। जी हाँ, 10 से ऊपर लाना पड़ेगा, क्योंकि पेडागोजी अगर मजबूत कर लिए, जी हाँ कंफर्म करते हैं, अगर पेडागोजी आपका मजबूत हो गया तो 100% कहते हैं कि आप 20 प्लस स्कोर लाएंगे। जितना पेडागोजी में बेहतर कीजिएगा, 10 प्लस लाइएगा, आपका 20 प्लस होता जाएगा। इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि पेडागोजी थोड़ा टफ होता है, जो न्यूमेरिकल होता है थोड़ा ईजी होता है। बस 10 से 15 दिन में अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको आ जाएगा। तो ये आपके लिए है, आप ध्यान दीजिएगा। तो ये हम जो पढ़ाने वाले साथियों बहुत इंटरेस्टेड होता है, थोड़ा आप उस फुल वीडियो एक बार देखिए, तब जाकर आपको समझ में आए, क्योंकि हर चीज़ को डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए पूरे जब वीडियो देखिएगा तो आपको पता चल जाए कि आखिर में हम समझा किस तरह से रहे हैं। और एक चीज़ और है कि आप कोई भी प्रश्न का अच्छा रिस्पॉन्स आप भी दीजिएगा। अगर बेहतर जानते हुएगा ऑप्शन में तो कुछ भी चर्चा करना तो उस प्रश्न संख्या लिख के उसको चर्चा आप कर सकते हैं। तो चलिए, ये बाइलिंगुअल आपको देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आप इंग्लिश में भी देख सकते हो। और ये जो देख सकते हैं एसर्शन, जी हाँ एसर्शन और रीजन के नाम पे तो हर आपको जो मेन पेपर है उसमें हमेशा आपको हर जो मेन पेपर जिसको समझते हैं, कौन कौन मेन पेपर होता है आपका, सीडीपी होता है, उसके बाद मैथ होता है, उसके बाद ईवीएस होता है। इस तीनों में आपको ये जो एसर्शन और रीजन यानी अभिकथन और कारण के प्रश्न हमेशा 1 या 2 प्रश्न हर तीनों शिफ्ट में लगभग 6 या 4 प्रश्न तो इस तरह से देखने को मिला ही मिला है। पूरा का पूरा जो 2000 सीटेट 2021 हुआ था दिसंबर, उसमें तो इस प्रश्न को बाइलिंगुअल भी पढ़ सकते हैं। चलिए कोशिश करते हैं कि अपनी ही भाषा, मातृभाषा में इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग भी इस पर रिस्पॉन्स अच्छा खासा दीजिएगा, आपका भी जो कॉन्सेप्ट होगा जरूर सजा कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिएगा कि आप कॉपी निकाल लीजिए, या तो आपको पेन रख लीजिए और प्रश्न संख्या लिख लीजिए। और आप भी प्रश्न पढ़ के फट सा नहीं, हमसे तेज गति से आप उसको उत्तर लिख लीजिए, क्योंकि हम फाइनल उत्तर बता रहे हैं। ये मत सोचिए गलत उत्तर है, बल्कि हमको कॉन्सेप्ट देने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन आपका आंसर वही मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। तो नीचे दिए गए दोनों जो 2 कथनों को, अभिकथन है ना, एक है एसर्शन और कारण रीजन की चिन्हित अंकित किया गया है। तो अभिकथन में क्या कह रहा है, सो देखिए कि गणित पाठ्यचर्या को सुसंगत होना चाहिए, है ना। जो गणित सिलेबस होना चाहिए, मैथ सिलेबस होना चाहिए, वो सुसंगत होना चाहिए, माने जुड़ा होना चाहिए, जो उपयुक्त होना चाहिए, बच्चे की रुचि के अनुसार, उसकी आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए, सुसंगत होना चाहिए। तो ये तो आपको देख सकते हैं कि अभिकथन देखने को मिल रहा है। तो अब देखिएगा, तो ये बोल दिया कि कथन में क्या है कि सुसंगत होना चाहिए। समझ गए कैसे, उसको रुचिकर, बच्चे के वर्ग अनुसार, उम्र अनुसार इस तरह से होना चाहिए। अब उसका कारण कह रहा है कि कारण में क्या होना चाहिए कि विद्यार्थी देख सकते कि कैसे गणितीय विचार मत एक दूसरे के साथ जुड़ता है और इस प्रकार से वो नई समझ एवं कौशल को विकसित करने में सक्षम है। तो देख सकते कि दोनों पॉजिटिव है कि नहीं है, और इससे जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव के साथ इससे जुड़ा हुआ है कारण भी। तो इसलिए समझ गए क्या होगा कि ए और आर दोनों सही है। जी हाँ, ये भी सही है और ये भी सही है, और आर ये क्या है, कारण जो है सही व्याख्या करता है ए की। अब देखिएगा कि दोनों सही कब हो सकता है। मान के चलिए लिख दिया कि गणितीय पाठ्यचर्या सुसंगत होना चाहिए, ये तो सही हो गया। और कारण में लिख दिया था कि अभाज्य संख्या कौन है, तो अभाज्य संख्या वह है जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो, जिसमें स्वयं और 1 होना चाहिए। तो दोनों तो सही होता, लेकिन कारण सही नहीं होता। तो क्या होता है कि दोनों सही हो सकता है, लेकिन उसका सही कारण नहीं है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर 1 ही हो गया। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। सेकेंड में आखिर में क्या करा सो समझेंगे। अब इस प्रश्न को देखिए, काफ़ी इंटरटेनमेंट और अच्छे अंदाज में आप लोग का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। अगर थोड़ा भी पसंद है तो ज़रूर इसको लाइक कर सकते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक, देखिए कंस्ट्रक्टिव कहा कक्षा है ना। तो आज के जो प्रगतिशील शिक्षा है, ये जो बाल शिक्षा चाइल्ड सेंटर है, वो तो आप लोग को जानते हैं, वो ज़रूरत है। और बता दें कि जो बाल केंद्रित शिक्षा गिजू भाई बधेका भारत के उसको जनक कहा जाता है। अगर भारत में बाल केंद्रित शिक्षा की बात करें तो गिजू भाई बधेका उसको कहा जाता है, बाल्कि जॉन डीवी है विश्व स्तर पे। तो रचनात्मक कक्षा एक महत्वपूर्ण कक्षा का लक्षण इसमें से चारों में से आपको सिलेक्ट करना है कि कौन बेहतर है।
चलिए देखते हैं कि छात्र हल किए उदाहरणों के आधार पर पाठ्य पुस्तक में दिए प्रश्नों को देखिए। रचनात्मक का मतलब होता है कुछ क्रिया करना, स्वयं से क्रिया करना, उस पर वक्त देना, नहीं किसी का कॉपी करना, कोई बता दिया वैसा नहीं करना। तो खुद से जब एक्टिव करता है, कोई भी काम करना हो, जैसे कोई चीज़ आकृति बनाता हो, कोई चीज़ भार का ऊपर नीचे जोकता हो, या कुछ आकार नया अपना रंग रूप से कुछ देखता है, तो वो होता है। तो देखते हैं कि छात्र हल किए उदाहरणों के, तो कॉपी किताब में उदाहरण दिया रहता है, उसी के अनुसार उसको प्रश्नों का हल करना। तो इसमें कहाँ एक्टिव है, ऐसा तो नहीं है। शिक्षक छात्रों के गतिविधि क्रियाकलाप दे रहा है और निर्देश देगा, एक क्रियाकलाप करने का निर्देश दे रहा है और छात्र शिक्षक द्वारा समझाई देगी, शिक्षक समझा दिया, सेम वही क्रिया दोहरा रहा है, तो इसमें भी बच्चा एक्टिव नहीं है कि नहीं है? क्योंकि बेहतर तो आपको सबसे सेलेक्ट करना पड़ेगा ना। छात्रों को उन्हें दी गई विभिन्न वस्तुओं को, है ना, बहुत सारे वस्तुएं दी गई और उनके गुणों जैसे कि रंग, आकार, आकृति, भार आदि के अनुसार छँटने के। देखिए इसमें बच्चा खुद एक्टिव होगा और देखेगा कि उसका रंग भी पहचानने की कोशिश करेगा, आकार जो उसका आकार होगा, साइज होगा या आकृतियाँ होगा, उसके अनुसार खुद से एक्टिव होकर भार वजन देखेगा, उसके अनुसार छांटेगा, कौन वजन ज़्यादादार है, कौन सा आकृति में, इस अनुसार छांटेगा। ये तो रचनात्मक कक्षा की बात है, बच्चा खुद एक्टिव है। और अंतिम देखिए कि छात्र श्याम पट या ब्लैक बोर्ड पर हल किए प्रश्नों को अपनी कॉपी में, तो इस तरह से तो नकल करना है, इससे कोई बातें नहीं है। तो रचनात्मक के लिए तो इसका राइट आंसर आपको 3rd ही देखने को मिल गया है। तो देखिए इस तरह से आपको प्रश्न को समझना है, जिसमें कॉपी की बात हो, जिसमें नकल कर रहा है, किसी शिक्षक के निर्देश पे खाली कर रहा है काम, तो गलत होगा। बच्चा जिसमें खुद एक्टिव हो, कोई काम खुद कर रहा है, खुद ही, जैसे देख सकते हैं ना, खुद से रंग, आकार, आकृति, भार, तो ये सभी चाइल्ड सेंटर और बाल केंद्रित है। और बाल केंद्रित क्या है, आज के रचनात्मक एक तरह से कंस्ट्रक्टिविस्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, और कभी भी एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपको, है कि नहीं है, तो जब भी आपको प्रश्न ज़्यादा टफ हो जाए तो उसमें आपको क्या करना है कि ऑप्शन थ्रू छांट देना है। क्योंकि सबसे जरूरी ज़्यादा पढ़ना नहीं, बल्कि किस तरह से प्रश्नों का अटैम्प्ट करते हैं, कैसे समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको निश्चित टाइम मिलता है, इसलिए ये जरूरी नहीं कि हर कुछ समझना चाहिए, आपको प्रश्नों का सोल्व करने भी आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर आपको 3 देखते हैं आखिर में कह क्या रहा है। तो इसमें प्रश्न को पढ़िएगा, जरूरी है कि प्रश्न को पढ़ना और समझना। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षा है ना, प्राथमिक 1 to 5 के लिए, प्राथमिक 1 to 8 के लिए, लेकिन प्राइमरी के लिए 1 to 5 ही होता है, कि पाठ्य पुस्तक का महत्वपूर्ण लक्षण क्या है, यह है ना। तो ये देख सकते हैं कि महत्वपूर्ण पाठ्य पुस्तक का, देखिए पाठ्य पुस्तक का रंग रूप से कोई मतलब नहीं होता, ज़्यादा मोटा से कोई मतलब नहीं होता है ना। क्या होना चाहिए कि इसमें फर्स्ट देखिए कि संकल्पनाओं को बच्चों के दैनिक जीवन, आप एक चीज़ अभी जो NCF 2005 ही का मांगे क्या है कि दैनिक जीवन से, अनुभव से जोड़ना है, तो इस तरह से इससे पॉजिटिव कोई बेहतर हो ही नहीं सकता। तो फर्स्ट तो आपको सही सही मिला। संकल्पना को केवल गणितीय भाषा में चिन्हों के द्वारा समझाना चाहिए। देखिए केवल गणितीय भाषा क्या होता है, प्लस जोड़ ये सब क्या है, उसका गणितीय भाषा, ये सिंबल है, तो उसी के अनुसार केवल की बात कर रही, तो ऐसा बात नहीं है, शाब्दिक रूप से समझाना चाहिए। हम कुछ ऐसे क्या होता है कंक्रीट वस्तुओं से भी समझाना चाहिए, तो यहाँ तक कि गलत हो गया। औपचारिक कलन विधि के उपयोग, देखिए औपचारिक कलन विधि एल्गोरिदम की कहीं भी बात हो तो ये पॉजिटिव में नहीं आता, नेगेटिव में आता है, प्राथमिक लेवल है ना, प्राथमिक कक्षा, तो ये को गलत हो गया। जब भी संभव हो संकल्पनाओं को मूर्त उदाहरणों के साथ प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि जो गणित है वो अमूर्तता है ना, क्या है, अमूर्त है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि जब भी माने संभव हो, है ना, तो आपको मूर्त वस्तुओं द्वारा उसको समझाना चाहिए। तो पुस्तकों में आपको ये 2 चीज़ देखने को मिलना चाहिए। तो इसमें से पूछा कि सही कौन है ना, गलत पूछता तो A और B मिल जाता, लेकिन जैसा ही सही पूछा है तो आपको, सॉरी, जब गलत पूछता तो B और C मिल जाता, और जब सही पूछा है तो आपको A, है ना, और D आपको सही हो जाता। तो इस तरह से ऑप्शन में देखिएगा कि A और D किस में है, तो A और D आपको 4 नंबर में देखने को मिल गया। तो इस तरह से आपका राइट आंसर ये हो गया। तो मेरे साथी, मेरे दोस्त, आप समझिए आखिर प्रश्नों में क्या कह रहा है। मज़ा आ जाता है जब पेडागोजी खुद समझिएगा ना, तो आसान लगेगा। बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, जब उसको कॉन्सेप्ट पढ़िएगा हर चीज़ों को, तो आपको बेहतर लगेगा, वक्त तो लगेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि प्रश्नों का समझना, और बहुत ऐसे जो इजीली प्रश्न को तो समझ पाते हैं, लेकिन गलत कैसे दे आते हैं, जब उसको लिस्ट, जब नोट आ जाता है, लिखा हुआ क्वेश्चन में नोट, वो सही समझ के मार देता है कि नहीं। चारों ऑप्शन को समझना है, और जो माने सीटेट, जो CBSE कनेक्ट करता है सीटेट का ना, वो समझ बेस है, क्योंकि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको समझना पड़ेगा। चलिए तो इंग्लिश का है, आप देखिएगा, हिंदी में देखते हैं कि आखिर में है क्या। तो देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय की पठ्यचर्या का भाग या हिस्सा नहीं। देखिए प्राथमिक का मतलब होता है 1 to 5 ही की बात यहाँ कर रही है, ध्यान दीजिएगा, 1 to 5 माने प्राथमिक। तो टेसिलेशन की बात है। देखिए टेसिलेशन को क्या कहा जाता है, टेसिलेशन को चॉपर कहा जाता है ना, ये चॉपर कहा जाता है। और चॉपर क्या होता है, टेसिलेशन क्या होता है कि इसमें समझिए ना सिमिट्री होता है, नहीं पैटर्न होता है।
सिर्फ इतना ही होता है कि एक दूसरे से सटा होता है। जैसे कि फर्श की, जब हम दीवार से में देखते हैं फर्श की टाइल या ईंट से बना हुआ दीवार है कि नहीं है, अनानास देखते होइएगा, या मधुकोश जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें देखिएगा, तो क्या है ये सभी क्या है, टेसिलेशन है। टेसिलेशन आपको दिखा देते हैं आखिर में कैसे, जैसे कि इस तरह से ढांचा हुआ, जैसे साड़ी पे ढांचा हुआ रहता है कि नहीं है, ये सभी टेसिलेशन है। नहीं इसमें गैप है, नहीं इसमें किसी तरह का सिमेट्री लाइन अरेंज किया जा सकता है सही रूप से, क्योंकि अलग अलग रहता है। तो आपको बता दें कि जैसे कि देखते होइएगा टाइल्स, इसको टाइलिंग भी कहा जाता है, चौपर भी कहा जाता है, जैसे फर्श की दीवार या दीवार की जो ईंट लगा होता है कि नहीं है। तो इस तरह से ही आपको टेसिलेशन होता है। तो इसमें से नहीं पूछा है तो टेसिलेशन पढ़ाया जाता है। जब 1 to 5 के बीच में देखिएगा गणित को, तो टेसिलेशन बहुत सारा देखने को मिलेगा सिमेट्री, ये टेसिलेशन वाला भाग में। तो भीन देखिए, भीन भी पढ़ाया जाता है। भीन का प्रश्न तो हम लोग हमेशा प्रश्न आता है 1 to 5 में, बहुत सारा भीन है कि नहीं है। ये 2D तो पढ़ाना ही है, क्योंकि हम लोग देखते हुए कि प्रश्न हमारा क्या आता है कि आपको वर्ग पे आ जाता है कि नहीं, आयत पे आ जाता है। तो ये 2D का बात तो हो ही रहा है, लेकिन रैखिक समीकरण आपको 6 से शुरू होता है, माने 6ठा क्लास से स्टार्ट होता है। लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है, ये आपको देखने को मिला। अलजेब्रा भाग के पोर्शन आ रहा है, तो आपको ये सभी आता है, ए आता है, 2 आता है, 4 आता है, लेकिन 3 नहीं आता। तो नहीं पूछा, तो नहीं जैसा ही पूछा तो रैखिक समीकरण मैंने लीनियर इक्वेशन राइट हो जाएगा, मगर गलत है, जो प्राथमिक लेवल पे नहीं पढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, और अगर समझ रहे हैं तो जरूर आप कॉन्सेप्ट देखिए। अगर हमको किसी तरह की समझाने में परेशानी हो जाए, जैसे कि टेसिलेशन के बारे में हम समझा नहीं पाए, तो प्रश्न नंबर 5 लिख दीजिएगा टेसिलेशन, और उसकी आप व्याख्या कर दीजिएगा, मतलब जानकारी आप दे दीजिएगा कि आखिर में ये होता है। तो इसमें गलत या सही मानने की बात नहीं, जो सही होता है वो सही होता है, लेकिन फाइनल आंसर की यही है। तो देखिए कैसा अच्छा रिस्पॉन्स रहा, तो कमेंट कीजिए। आप जितना भी लोग देखते हैं रिस्पॉन्स तो काफ़ी बेहतर होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि इसमें देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित, देखिए गणित की प्रकृति के बारे में बहुत कुछ जानना है, क्योंकि गणित की प्रकृति से जुड़ा हुआ जरूर एक प्रश्न रहता है। जरूर नहीं डायरेक्ट नहीं पूछते कि गणित की प्रकृति कौन है, आपको प्रश्न में ही झलकेगा है कि प्रश्न में ही झलकेगा। तो इसमें भी नहीं पूछा, ये CBSE सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट हो गया नहीं, लिस्ट एकदम भरमार कर दिया है। आपको टोटल 150 में ना आपको लगभग 50 नहीं 40 नंबर तो नहीं से ही आएगा, और उसके बाद 20 गो नंबर तक का सबसे उपयुक्त कौन है, इस तरह से प्रश्न भरा हुआ है। मतलब पूरे आपको प्रश्न को पढ़ना पड़ेगा पूरे। तो गणितीय संकल्पना पदानुक्रम के अनुसार होता है, ये एकदम सही है कि नहीं है। जब मान के चलिए जोड़ घटाव नहीं सीखेंगे तो आप गुना भी नहीं कर पाइएगा, फिर जैसे कि भिन्न का फ्रैक्शन का जोड़ घटाव नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है कि हायरार्किकल रहता है, मतलब एक दूसरे से जुड़ा होता है। पैटर्न क्या है कि एक तरह से किसी भाग लिखते हैं ना, जैसे कि इस तरह से है, इसके तरह भाग है अलग अलग। कोई चीज़ अगर मान के चलिए भाग है या कोई चीज़ सीखते हैं, जैसे 1/2 है कि नहीं है, तो आपको क्या है एलसीएम आना चाहिए। तो क्या है कि एक दूसरे से सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से फर्स्ट तो राइट है, तो ये आपको राइट हो गया। गणित आगमनिक विवेचना पर आधारित, देखिए आगमन नहीं होता है, ये डिडक्टिव विवेचन पर आधारित होता है। डिडक्टिव, ये इंडक्टिव पे नहीं होता है। एक तरह से गलत यही हो गया। आप देखिएगा इसका जो प्रकृति है, तो एक चीज गणितीय संकल्पना प्रकृति में अमूर्त होती है, यही बात है कि एब्स्ट्रैक्ट होती है, ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। गणितियों का अपना चिन्ह, शब्द और भाषा होता है, तो एकदम राइट बात है। जैसे कि गणित में ये लिख देते क्या मतलब होता है, बराबर होता है कि नहीं है। इस तरह से लिख देते क्या हुआ कि ये पैरेलल हो गया, समानांतर हो गया। तो इसका अपनी भाषा है, शब्द है कि नहीं है, चिन्ह है। तो इस तरह से इसकी प्रकृति तो सार्वभौमिक है। तो इस तरह से राइट आपको 1, 3, 4, लेकिन गलत क्या हो गया, गणित आगमनिक विवेचना पे नहीं बल्कि डिडक्टिव विवेचना पे आधारित है। तो इस तरह से राइट आंसर सेकेंड बल्कि गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को भी समझने की कोशिश करेंगे। और इस प्रश्न में देखिए हमेशा एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जो स्थानीय मान पे प्रश्न जो आता है वो 100% आएगा। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पे तो प्रश्न आना ही आना है, ये तो ध्यान दीजिएगा। न्यूमेरिकल में तो आना ही है, साथ में उसका पेडागोजी पोर्शन है, शिक्षण शास्त्र पोर्शन, ये इसमें तो आपको देखने को मिलेगा। इसको तब समझ ही लीजिए। जब एक कह रहा है कि क्या कह रहा है कि जब 6050, तो 6050 कैसे लिखेंगे, 6050 लिखना है कि नहीं है। 6050 सबको इस तरह से होगा है कि नहीं है। जब 6050 को हमको में लिखने के लिए कहा गया तो एक छात्र ने क्या लिख दिया, 6500 लिख दिया, सॉरी 650 लिख दिया। तो लिखित में से कथनों में से कौन से दिए गए संदर्भ अति उपयुक्त है, मैंने ऐसा गलती क्यों कर लिया है कि नहीं है। सो आपको ध्यान देना कि आखिर में गलती क्यों किया। तो एक तरह से समझ लीजिएगा कि इसमें सबसे राइट आंसर आपको सेकेंड ही हो जाएगा। क्यों, सो देखिए कि आपको क्यों है कह रहा कि बेस क्या होता है, बेस आप समझिएगा। तो इसको क्या करना है कि आपको देखिए कि बेस जो डेसिमल क्या होता है, 0 से आपको 10 तक है, इस सभी को समझाना है ना।
तो इस पे आपको इकाई दहाई समझाना होगा। तो स्थानीय मान की संकल्पना को मूर्त सामग्रियों द्वारा, इससे पहले वाले हम वीडियो में भी देखेंगे कि मूर्त सामग्रियों द्वारा आपको समझाना होगा, है कि नहीं, तो उसको उपयोग करना होगा। तो इस तरह से राइट आंसर इसका सेकेंड होगा। बाकी भी आंसर को देख लीजिए आखिर में क्या दिया कि छात्रों को 10 बार समान प्रकार के प्रश्नों को हल कर, देखिए बार बार प्रैक्टिस कराना, ये क्या हो जाएगा, ड्रिल हो जाएगा, अभ्यास हो जाएगा, गलत हो जाएगा। शिक्षकों को सही उत्तर देना चाहिए, देखिए, और अगले प्रश्नों को बढ़ाना चाहिए। ऐसा बात नहीं है, जब तक बच्चा स्थानीय मान को नहीं समझेगा, डेसिमल नंबर को नहीं समझेगा, सॉरी दार्शनिक प्रणाली को नहीं समझेगा, तो दिक्कत हो जाएगा। और यह अनजाने में की बड़ी गलती है। देखिए अनजाने में ही गलती नहीं है, अगर ऐसे गलती करते रहे तो इस तरह से देख सकते हैं कि किस तरह से गलत डायरेक्शन दे रहा है कि शिक्षकों को हट जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए। भाई हटेगा क्यों? जो बच्चों को कमी के लिए हम लोग शिक्षक में जा रहे हैं बनने, ऐसा नहीं है कि सीधे पे जा रहे हैं। क्या वो आनंद लेने जा रहे हैं आप? नहीं ना, अब जिस उद्देश्य से जा रहे हैं वो चीज़ ना कीजिए भाई। चलिए, तो इसका राइट आंसर आपको सेकेंड हो गया। और हमेशा प्रश्न बना है स्थानीय मान से। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कभी देखिए, इसमें कह क्या रहा है सो समझिए। प्रश्नों का समझना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे यार, और जितने भी है ठोक दीजिए, बहुत जरूरी है इस चीज़ को समझना। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में समस्या समाधान की क्षमताओं में वृद्धि करे? देखिए समस्या समाधान बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम सोल्विंग का जो एक तरह से मेथड समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी आपको ईवीएस में चल जाइए या साइंस में चलिए, मैथ में चलिए, समस्या समाधान बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। देखिए तो कह रहा कि पाठ्य पुस्तक में हल के उदाहरणों को आधारित प्रश्नों को हल करना है। ये क्या बात है? इसमें कोई सोल्व कहाँ प्रश्न समस्या कर रहा है, खुद से कुछ हल देगा और उसी पे कुछ आधारित प्रश्न, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो इस तरह से ये गलत हो गया। अब आगे देखिए कि मेंटल मैथ की कार्य पुस्तिका में दिए गए प्रश्नों का हल करना, कोई खास पुस्तक से क्या मतलब है, कितना बेहतर क्यों नहीं हो, तो ये भी गलत हो गया। औपचारिकरण जहाँ एल्गोरिदम की बात आ जाए और औपचारिक की बात आ जाए, तो ये तो साफ है साफ गलत हो गया। तो ये सभी प्रश्न बच गया आपको राइट आंसर। देख सकते बहुत इजीली कितना एक चित्रों, चिन्हों, रेखा चित्र आदि द्वारा गणितीय परिस्थितियों या प्रश्नों को निरूपित करके प्रश्नों को हल करना है कि नहीं है। उसको आपको शब्दों अनुसार या रेखा चित्रों अनुसार किसी प्रश्न को सोल्व कराना है, तो समस्या समाधान आएगी, है कि नहीं, क्योंकि गणित की अपनी भाषा होती है। तो इस तरह से सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप प्रश्न थ्रू भी छांट लीजिएगा, जरूरी नहीं कि हर प्रश्नों का आपको कॉन्सेप्ट ही आता हो, लेकिन जब पढ़ेंगे तो ईजी हो जाता है, जब सोल्व करना बहुत ईजी हो जाता है। तो इस तरह से राइट आंसर सेकेंड हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, और 8 में भी बहुत आसान है और आपको हमेशा इस तरह के प्रश्न देखने को मिलेगा। देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना को डिन्स, है ना, या डाइन्स भी कहा जाता है, डिन्स ब्लॉक के उपयोग द्वारा पढ़ाया जाता है। देखिए डिन्स ब्लॉक क्या है, थोड़ा इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। डिन्स ब्लॉक में क्या होता है कि इसको कभी कल ये मत समझ लीजिए कि अबेकस समझ लीजिएगा। जो आप अवैसक या अबेकस या गिन तारा की बात करेंगे तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा, है ना। डाइन्स ब्लॉक इसमें क्या होता है कि यूनिट होता है, एक यूनिट होता है कि नहीं है। उसके बाद आपको एक क्षण होता है, क्षण में आपको टेंस तक होता है कि नहीं है, टेंस तक होता है। और एक इस तरह से पट्टी रहता है, इसमें आपको 100 तक रहता है। और वही एक घन होता है जिसमें 1000 तक रहता है कि नहीं। तो इसे देख सकते हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार करके दिखाया जा रहा है। आप डिन्स ब्लॉक के पढ़ लीजिएगा, बहुत बेहतर होगा। इसे क्या क्या सिखाया जाता है सो देखिएगा। इससे आपको जोड़ सिखा सकते हैं, घटाव सिखा सकते हैं, गुना सिखा सकते हैं, है कि नहीं, भागों समझ लीजिए, और उसके बाद स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू सब कुछ सिखा सकते हैं, है कि नहीं है। तो यहाँ भिन्न नहीं सिखा सकते। देखिए भिन्न, आयतन, इस तरह से हम नहीं सिखा सकते हैं। तो देखिए कि इसमें मैच कर रहा है। योग आपको देखने को मिल गया है, योग मतलब एडिशन। व्याकलन समझ गए कि आपको क्या सब्ट्रैक्शन यानी घटाव, स्थानीय मान। तो इस तरह से आपको देख सकते हैं कि आपको किस में अबेकस यानी गिन तारा में भी देखने को मिल जाएगा। ये सभी गुण आपको इसमें भी देखने को मिल जाएगा। तो बाकी चीज़ देख सकते हैं कि भिन्न इसके द्वारा नहीं सिखाया जा सकता। अगर किसी तरह के प्रश्नों में देखिए, अगर डिन्स ब्लॉक कभी नहीं देखे होइएगा तो इसको एक वीडियो कर लीजिए, सर्च कर लीजिए, पढ़ लीजिए, क्या जाता है, 2 मिनट पढ़ लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, माइंड एकदम सब दिन ले लेगा। कभी बार बार सोचने में नहीं आएगा कि में डिन्स ब्लॉक है क्या, है कि नहीं है। तो इस तरह से राइट आंसर 1 आपको देखने को मिल रहा है कि नहीं है। जब खुद से इसको एनालिसिस कीजिएगा तो और बेहतर से समझ में आ जाएगा। तो यूनिट होता है ना, यूनिट समझिए एक, है कि नहीं है। तो इस तरह से डिन्स ब्लॉक में और भी जानकारी है, उसको आप बाद में खुद भी देख लीजिएगा। इसमें राइट आंसर 1 ही होगा। तो मेरे साथियों, उम्मीद करते हैं कि आपका प्रश्न काफ़ी इजीली क्वेश्चन नंबर 9 पे आ चुके हैं। तो इसको देख लीजिए। और इसमें देखिए कि राजलक्ष्मी कंचो जो हम लोग बिहारी भाषा में गोली कहते, शीशा का बना रहता है, तो का खेल खेल रही है। वह खेल में 6 कंचे हार जाती है। जी हाँ, गेम होता है कि नहीं है।
तो एक तरह से ये यहाँ होता है, समझ लीजिए, और एक बच्चा यहाँ खड़ा समझ लीजिए होता है। यहाँ से क्या करता है कि यहाँ से मारता है, माने कि यहाँ से आपको देख सकते हैं कि इसमें जो इसका जगह है उसमें पिलाना होता है, एक छिद्र होता है कि नहीं, उसी में टिकना। तो अलग अलग गेम होता है इस तरह से, देखिएगा कहीं कहीं से उसका अपना सिस्टम होता है। तो उसमें क्या हुआ कि 6 कंचे हार गई। कितना हार गई? तो 6 कंचे हार गई, और अब उसके पास 8 कंचे बचे। हारने के बाद भी 8 कंचे बचे, तो टोटल आप देख सकते हैं कितना हो गया, 14 हो गया। क्या हो गया? तो उसने कितने कंचों के साथ खेल शुरू किया है। तो उपयुक्त परिस्थिति क्या है? तो देखिए बहुत बेहतर है। ये क्या किया कि संदर्भगत कर दिया है ना, कंटेक्चुअल कर दिया, मतलब उसे जोड़ दिया। बच्चा उसको जोड़ घटाओ सब क्या सीख रहा है, मतलब इसे देख सकते हैं कि योग देख रहा है। इसमें जब कर रहा है कि उसने कितने कंचों के साथ खेलना शुरू किया था, तो टोटली की बात है। तो यहाँ समझ सकते हैं कि योग पे एक संदर्भात्मक प्रश्न है। तो इस तरह से राइट आंसर आपको फर्स्ट ही देखने को मिल जाएगा। तो राइट आंसर आपको देख सकते हैं कि क्या हो गया कि योग पर एक संदर्भात्मक प्रश्न है। तो इस तरह से कुछ ऐसे वर्ड जो इंग्लिश में होता है ना थोड़ा दिक्कत होता है, या हिंदी में होता है जो बोलने में थोड़ा असहज लगता है, मतलब एक साथ आसानी से आप बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है संधि विच्छेद जुड़ा रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है। कोई भी प्रश्नों का आप क्या हो गया, जब सकारात्मक पूछे तो नकारात्मक को हटा दीजिए। ऑप्शन में जाइए कि अगर नकारात्मक दिया हुआ है तो उसको काट के हटा दीजिए, इसमें क्या बात है, ऑटोमेटिक भी हट सकता है। तो गणितीय पहेलियों का उद्देश्य क्या है? जो पहेली होता है उसका उद्देश्य क्या होता है? देखिए गणित में रुचि उत्पन्न करना है कि नहीं है। तो गणित में रुचि उत्पन्न करना, देखिए ड्रिल और अभ्यास ये गलत होता है। ये सभी बार बार क्या हो गया कि आपको टेक्निकल कुछ बार बार प्रैक्टिस कराना है, एक तरह से क्या हो गया कि रटने पे रोट लर्निंग पर आधारित है। तो ये फर्स्ट गलत है। देखिए फर्स्ट जिसमें उसको आपको पहले काट देना, ये ध्यान दीजिएगा। बी वाला को थोड़ा आप देख लीजिएगा। चलिए समस्या समाधान कौशल में आप कोई मान के चलिए कोई पहेली आप पूछते हैं, है कि नहीं है। तो इस तरह से जब कोई पहेली पूछते हैं तो उसमें क्या होता है कि बच्चा थोड़ा टाइम लेता है और समस्या समाधान थोड़ा माइंड देता है। तो इस तरह से बी और सी राइट हो जाएगा। कलन विधि की बात तो कहीं है ही नहीं, तो गलत ही गलत है, इसमें तो बात है। तो बी और सी देखिए कहाँ कहाँ है। तो बी और सी आपको देखने को यहाँ मिल रहा है थर्ड में। तो इस तरह से राइट आंसर आपको देखिए ए तो ऑटोमेटिक छट गया, है कि नहीं, ए छट गया, फिर चौथा में भी है ये छट गया, और डी तो कलन विधि गलत ही है। तो ऑटोमेटिक आपको थर्ड राइट आंसर हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि ये न्यूमैन के त्रुटि विश्लेषण के 5 नियम दिए थे। जी हाँ, तो यादृक्ष क्रम है, माने रैंडम में दिया हुआ है, उसको क्रमिक है। वो क्रमिक बताए थे कि किसी भी प्रश्न को, विशेषकर ये किस पे दिया था आपको बता दे कि बीजगणित पे दिया था 1977 में, कि बच्चा किसी को बीजगणित के जो प्रश्नों का सोल्व कैसे करते, बल्कि सब पे लगभग पे लागू होता है। तो कैसे सोल्व करते हैं सो बात है, इजिली हम लोग भी कैसे सोल्व करते हैं सो बात है। थोड़ा आप समझ लीजिए, ऑटोमेटिक आप इसको उत्तर दे दीजिए। जैसे कि हम शुरू में क्या करते हैं कि कोई भी प्रश्नों का क्या करते हैं, पढ़ते हैं। क्या करते हैं? पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, पढ़ते हैं। क्या करते हैं कि क्या करते हैं, उसको डिकोडिंग करते हैं, किसी प्रश्न को रीडिंग करते हैं, आखिर में दिया क्या है कि नहीं। पहले तो प्रश्न को डायरेक्ट हम पढ़ते हैं, जब पढ़ते हैं तो जब हमको समझ में नहीं आता तो बार बार पढ़ते हैं, ये चीज़ भी सही है। तो पहला है कि पढ़ते हैं यानी रीडिंग करते हैं। सेकेंड में उसको अंडरस्टैंडिंग करते हैं। क्या करते हैं? समझते हैं। ये भी ध्यान दीजिएगा, पहले समझिएगा, है कि नहीं है। जैसा ही आप समझ लीजिएगा तो आप गणित के चिन्हों में रूपांतरण कीजिएगा, है कि नहीं। जैसे कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 32 है, तो आप क्या करते हैं कि एक तो x रख देते हैं, फिर प्लस लिख देते हैं, x + 2 रख देते हैं। क्या हुआ, पहले तो आप प्रश्न पढ़े, फिर समझे, फिर क्या किया कि गणितीय चिन्हों में आप रूपांतरण कर रहे हैं ना, ट्रांसफॉर्मिंग कर रहे हैं। फिर जब इस तरह से हो जाएगा, जब हम इसको रूपांतरण कर लिए, तो आपको क्या कीजिएगा, कोई माने उसको सोल्व कीजिएगा, है ना। तो आप कीजिएगा क्या, गणितीय कार्य कीजिएगा, है ना, उसको निष्पादन कीजिएगा। सही बात है कि नहीं है। तो चौथा में निष्पादन, अंत में उत्तर को आप प्रतिपादित कर लीजिएगा, इनकोडिंग कर लीजिएगा। मतलब आप उसी तरह के अप्रॉक्स बना लीजिएगा कि आखिर में इसी तरह से इसका प्रोसेस है, सोल्व करना है, आपको माइंड में एक बैठ जाता है। तो इस तरह से 5 जो दिया था रैंडम है। तो आप देख लीजिएगा हम क्या क्या बताए थे कि पहले तो आपको प्रश्नों को पढ़ना है, तो आप ध्यान दीजिए कि सी पहला आपको होना चाहिए। दूसरा कि प्रश्नों को समझना है, तो ए आपको ऊपर होना, फिर सेकंड पे ए होना चाहिए। फिर क्या कीजिए, अब उसको क्या करना है कि गणितीय चिन्हों में रूपांतरण करना है, तो बी आपको यहाँ हो जाएगा। उसके बाद क्या करना कि गणितीय कार्य विधियों को निष्पादन करना। आप कोई भी विधि अपना लिए तो आपको क्या उसको अपनाना है। तो इस तरह से राइट आंसर आपको ई हो गया, और बच के क्या डी। तो उत्तर की प्रतिपादिता करना है, मतलब कॉन्सेप्ट बना लीजिए कि इसी तरह से आप सोल्व करना है, इनकोड कर देना है कि नहीं है। तो इस तरह से राइट आंसर आपको डी भी हो गया। तो आपको देख सकते हैं कि CABED किस में है। तो CABED आपको राइट आंसर आपको दो में देखने को मिल गया है कि नहीं है। तो दो में आपको देखने को मिल गया। थोड़ा आप इसको मिलान फिर से कर लीजिएगा। जैसे कि सी का क्या है, प्रश्नों को पढ़ना, एक क्या है, प्रश्नों को समझना, तो सही है। बी गणितियों के चिन्ह रूपांतरण करें, ये भी सही है। और ई का है,
इसी तरह से हम लोग सोल्व करते हैं प्रश्नों का, है कि नहीं। अधिकतर प्रश्नों का हम जो समस्या समाधान एक तरह से होता है, तो न्यूमैन द्वारा त्रुटि का विश्लेषण कैसे किया जाता है, तो इस तरह से होता है। कहीं ना कहीं बच्चा इस प्रोसेस में नहीं अपना पाता, इसीलिए गलत हो जाता है कि नहीं है। तो राइट आंसर सेकेंड हो गया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। अब इस प्रश्न को भी एक बार समझ लीजिए, हमेशा प्रश्न आता है कि नहीं, हमेशा इस तरह का प्रश्न आता है। तो आपको पहले हम समझा देते हैं इस प्रश्न को। ओपन एंडेड होता है, वो क्लोज एंडेड होता है कि नहीं। एक होता है अपसारी, अभिसारी, पहले हुआ अभिसारी, है कि नहीं है। तो इसको कन्वर्जेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट, है कि नहीं है, कन्वर्जेंट। और एक होता है आपको अपसारी, है ना, ये होता है डाइवर्जेंट, है कि नहीं, डाइवर्जेंट। देखिए अभिसारी में सिर्फ एक ही उत्तर होता है, जैसे कि भारत की राजधानी नई दिल्ली, तो ये हो गया अभिसारी, क्या हो गया, अभिसारी हो गया, ध्यान दीजिएगा। और दूसरा कि अपसारी, इसमें एक से अधिक उत्तर होता है ना, एक से अधिक उत्तर है, ये चीज़ समझ लीजिएगा। अपसारी किसी भी कथन को एक से अधिक उत्तर अपने रहता है उसका, है कि नहीं, खुद से भी दे सकते हैं। ओपन एंडेड में क्या होता है, ओपन एंडेड का मतलब ये समझिए, बच्चा, है ना, माने कोई भी स्टूडेंट या छात्र खुद से, उसका कोई भी लिमिट नहीं है, खुद से जब अपना अनुसार उत्तर दे सकता है। ओपन मतलब खुला हुआ, कोई बंधन में नहीं है, तो ओपन एंड होगा। जब क्लोज एंडेड हो जाएगा, है ना, क्लोज एंडेड हो जाएगा, जैसे कि हम संख्या बोल दिए कि 1 से 10 तक में सम संख्या कौन है, बल्कि उसमें कै गो सम संख्या, की बात सही है कि नहीं है, तो वो अब सारी होगा, क्योंकि कै गो उसका उत्तर आएगा, ये भी बात सही है कि नहीं है। लेकिन ओपन नहीं है, क्लोज है, क्या है, क्लोज है। उसमें आपको चुन के कौन देगा, 2, 4, 6, 8 इसे सम संख्या बताएगा और 10 बता देगा। तो इस क्लोज कर दिया, भले उत्तर बहुत है, अभिसारी नहीं है। भारत की नई दिल्ली क्या है, अभिसारी है और क्लोज भी है। लेकिन ओपन का मतलब जब खुद से जब दे सकता है, उसको ओपन है, खुद कोई बंधन में नहीं, आप आराम से उत्तर दे सकते हैं, तो ये आपको ओपन हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं इस प्रश्न में क्या पूछा है कि मुक्त श्रीमंत, तो ओपन एंडेड क्वेश्चन कौन सा है। तो 136 से 142 के बीच 5 पूर्ण, देखिए एक क्लोज कर दिया, क्या है, नियम में बांध दिया, तो ये गलत हो गया, ओपन एंडेड नहीं है, क्लोज एंडेड है। दो संख्या का योग 35 है, यदि संख्याओं में से एक संख्या 16 है, जब 16 एक है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ऑटोमेटिक आप 9 एक तरह से क्या है कि कितना जोड़िएगा, 19 जोड़िएगा, है ना, तो 19 जोड़िएगा तो आपको इस तरह से 35 हो जाएगा। तो ये क्या है कि एक ही इसका उत्तर है, ये अभिसारी भी आ जाएगा, है ना। ये अभिसारी में देखिए, ये आपको ध्यान दीजिए कि ये अपसारी में आ सकता है, डाइवर्जेंट में, ध्यान दीजिएगा, डाइवर्जेंट में आ जाएगा, लेकिन ओपन एंडेड में नहीं आएगा, क्योंकि ये क्लोज किया हुआ है। और जब ये बात है तो ये अभिसारी भी है, कन्वर्जेंट भी है कि नहीं है, और साथ में क्लोज एंडेड भी है। तो इस तरह से सेकेंड भी गलत है, क्योंकि ओपन एंड पूछा है। अब एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई 3:5 के अनुपात में, तो आयत का परिमाप 65 सेंटीमीटर है, तो उसकी लंबाई जब एक फिक्स है, जब इस अनुपात में, तो ऑटोमेटिक है कि नहीं है, तो आपको ये भी गलत है। फिक्स अनुपात दे ही दिया, तो एक फिक्से का अनुपात नहीं होगा। तब अगला देखिए, 4 संख्या को सूचीबद्ध कीजिए जो 7 दहाइयों में 8 इकाइयों द्वारा निर्मित संख्या से बड़ी हो। अब कह रहा है 7 दहाइयों 8 इकाइयों से निर्मित संख्या से बड़ी हो, तो अभी कोई बड़ी बात है। 7 दहाई का मतलब क्या हुआ कि आपको ये 7 दहाई 70 और उसके बाद 8 इकाई 78 से बड़ा कोई संख्या बताना है, कोई बड़ी चीज़ है, आप आसानी से नहीं बता सकते 78 से बड़ा क्या है, इजीली बता सकते हैं। और ओपन है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, जरूर नहीं ऐसी बोलना, आपको 100, 200, 300 कुछ भी बोल सकते हैं, है कि नहीं है। तो कोई मतलब ही नहीं है, आपको ऊपर है कि आप क्या देना चाहते हैं। तो ये ओपन है, खुला हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर आपको 4 ही हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी इजीली है और ये आकलन पे है कि नहीं है। तो आकलन आप लोग जानते हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट है ना, है कि नहीं, एक समेटिव एगो डायग्नोस्टिक, ये लोग हमेशा प्रश्न आता है। फॉर्मेटिव होता है क्या कि क्लास के दौरान जब पढ़ाते हैं उससे पहले, है ना, फॉर्मेटिव असेसमेंट, है ना, असेसमेंट एज लर्निंग, सॉरी फॉर लर्निंग, फॉर्मेटिव फॉर लर्निंग जिसको रचनात्मक कहते हैं, समेटिव जिसको योग्यात्मक भी कहते हैं, संकलनात्मक भी कहते हैं, और डायग्नोस्टिक मतलब निदानात्मक। ये जो समेटिव असेसमेंट होता है ये साल में या महीने में, 6 माही, 3 माही, इस तरह से प्रश्न होता है जब टॉपिक खत्म हो जाता है, जब लास्ट में पढ़ते हैं, पढ़ाने से पहले या पढ़ाने के दौरान नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं है। तो इस तरह से ये समेटिव असेसमेंट हो गया। और ये होगा डायग्नोस्टिक, मतलब पहले हम माने बच्चा में क्या कमी उसको हम पहले देखते हैं, उसके बाद हम निदान करते हैं, रेमेडियल करते हैं। तो इस तरह इसमें पूछा कि योग्यात्मक पूछ लिया, मतलब समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट मतलब वर्ष भर में किया जाता हो, सत्र के अंत में किया जाता हो, महीने के अंत में किया, तिमाही, चौमाही, ये सत्र से, है कि नहीं है। जब हम गृह कर देते हैं, कुछ ऐसे चीज़ का काम कराते हैं, दत्त कार्य कराते हैं या होमवर्क देते हैं, ये सब क्या है कि एक तरह से फॉर्मेटिव असेसमेंट है
है ना, रचनात्मक। तो लेकिन इसमें पूछा है कि योग्यात्मक आकलन में कौन सा सम्मिलित है। ठीक है, क्षेत्र भ्रमण एक जब पढ़ाते हैं उसी तरह हम कराते हैं, तो इस तरह से राइट हो गया। ये किसमें हो गया, रचनात्मक फॉर्मेटिव सहपाठी का आकलन, बड़ी बात है, ये तो रचनात्मक में आ गया, है कि नहीं। ये रिकॉर्ड क्या, उपव्याख्यानात्मक एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहा जाता है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है कि एक बच्चा को 1 to 8 में पढ़ रहा है कि नहीं है, आपको पोर्टफोलियो में एक ही कक्षा की जानकारी दिया रहता है, लेकिन एनेक्डोटल रिकॉर्ड में हर कक्षा के दिया रहता है कि इस कक्षा में ये किया, इस कक्षा में पहला में ये, दूसरा में, सभी कक्षा के बारे में इसमें जानकारी रहती है। और सत्र अंत परीक्षा की बात की गई है, तो यही ना है, आपको एंड में एग्जाम ले रहा है, तो इस तरह से ये योग्यात्मक हो गया, राइट आंसर इसका थर्ड हो गया है। तो ये हमेशा प्रश्न बनता है, रचनात्मक में हो या समेटिव पे हो, है कि नहीं है, हमेशा प्रश्न आता है। और इसको योग्यात्मक की बात कर रहे थे, सत्र अंत में ही परीक्षा लेता है, ऑटोमेटिक प्रश्न में समझने में आ जाए, ऑप्शन पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 14 सेकेंड लास्ट है, इस प्रश्न को थोड़ा समझिएगा। इसमें कहना क्या चाहिए, जब 45 को 5 से गुना करने को कहा जाता है किसी स्टूडेंट को, तो 45 को 5 बार जमा करता, मतलब जोड़ रहा है कि नहीं है। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन दिए गए संदर्भ के संबंध में अति, देखिए ये संदर्भ है ना। एक बच्चा को एक प्रश्न इस तरह से दिया था, लेकिन अपना कॉन्सेप्ट लगाया, तो उसको समझ है, ध्यान दीजिएगा, उसको समझ है कि आप गुना को बार बार जोड़ सकते हैं, है कि नहीं है। जैसे कि 5 को अगर 3 बार गुना करते हैं, है कि नहीं है, तो आप 5 को 3 बार लिख सकते हैं, या तो 3 को 5 बार लिख सकते हैं। आपको जरूर है कि 15 को 15 मिलेगा, तो ये आपको समझ रहेगा तब ना कीजिएगा। तो इसमें देखिए कह रहा है कि छात्रों के पास गुणन की संकल्पनाओं का समझ नहीं, गलत बात है। जब समझ नहीं रहता तो ये कैसे जोड़ता है, कुछ कॉन्सेप्ट है उसको समझा है तब ना इस तरह से कर रहा है। छात्र कह रहा है कि छात्रों द्वारा उपयोग की गई रणनीतियाँ उनकी रचनात्मकता को दर्शाती है ना, खुद से कुछ कंस्ट्रक्ट किया, समझा है, क्योंकि वह योग के ज्ञान को गुणन में विस्तारित के रूप में करने में सक्षम है। ये एकदम परफेक्टली इसके लिए बैठता है। बाकी भी ऑप्शन को देख लीजिए, बच्चा को अहित में तो जाना ही नहीं है कि नहीं है। जब अगर खराब बच्चा रहता तो इस तरह से कैसे कर लेता। छात्रों द्वारा अपनाई गई उपयोग की गई रणनीति लिखित परीक्षा में उपयोगी नहीं है, ऐसा कोई बात है। बच्चा की हर चीज़ लगभग सही होता है। गुणन के लिए औपचारिक कलन विद्या, औपचारिक भाई कहाँ से आ जाता है एल्गोरिदम, इस बातें नहीं दीजिए, अधिक पे बल की बातें नहीं है। तो राइट आंसर इसका सेकेंड हो गया। ऑप्शन थ्रू भी छाड़िएगा जब आपको समझ में नहीं है तो किस तरह से आपको लग रहा है भाई बहनों, मेरे साथियों, दोस्तों, ये मेरे यार, आपको जरूर समझने में आएगा। थोड़ा टाइम खींच रहा, लेकिन ये मत सोचिएगा कि आखिर में क्या रखा है। इस प्रश्न को आप लोग जरूर उत्तर दीजिएगा कि कह क्या रहा कि राष्ट्रीय परीक्षा NCF 2005 के शिक्षण में, है ना, पर शिक्षण पे आधार पत्र के अनुसार, है ना, आकलन की अपरिष्कृत, है ना, क्रोड विद्या गणित को यांत्रिक गणनाओं के रूप में देखने के दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा दिया कथन के अर्थ की व्याख्या करता है। देखिए इसका राइट आंसर आपको 1 ही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि गणित में आकलन की प्रकृति ने गणित को केवल समस्याओं के समाधान हेतु कार्य विधि, प्रोसेस, सिर्फ इस तरह से प्रोसेस करना कि भाई ऐसे ऐसे गुना करो बस हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। अभिकलनीय विधि का मतलब होता है कंप्यूटेशनल, है ना। कंप्यूटेशनल का मतलब कंप्यूटर द्वारा किया गया क्रिया, है ना। तो इस तरह से ये क्या हो गया कि आपको मान के चलिए पूर्ण तरह से ये सही विधियाँ नहीं है, इस तरह से अपनाना एक गलत है कि नहीं। यहाँ गलत हमको जहाँ तक लग रहा है कि गलत पूछा है, तो इस तरह से 1 इसका गलत हो गया, मैंने इस मैच कर रहा है मतलब, तो इस तरह से 1 ही हो गया। केवल रचनात्मक आकलन विधियों की गणित के आकलन के भाग बनाना, रचनात्मक की नहीं बल्कि बहुत कुछ अपनाना चाहिए। अभिकलनीय कौशल गणित शिक्षा का महत्वपूर्ण भाग आता है। गणितीय तथा मूल समय का उपयोग करते हुए अभिकलन पढ़ाया जाना चाहिए। देखिए ये आपको देखने में बहुत अच्छा लग रहा है कि नहीं, ये आपको देखने में राइट एकदम पॉजिटिव व्यू में बहुत बेहतर है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन आपको ये अभिकलनीय विधि जो बात की गई है, इसमें जो बात कही क्या क्या कहेगी, आपके जैसे दृष्टिकोण क्या करा कि आकलन की अपरिष्कृत विधियों गणित की यांत्रिक जब बनाती है ना, जब बार बार रिपीटेड करता है तो मशीनीकृत बनाती है, तो कंप्यूटेशनल हो जाता है कि नहीं है। तो ये समझ लीजिए कि केवल समस्याओं के समाधान हेतु कार्य विधि, है ना, प्रोसेस विधि गलत बताया कि सिर्फ प्रोसेस महत्वपूर्ण नहीं रखता है कि इस तरह से सिर्फ सोल्व करना चाहिए, महत्वपूर्ण गणित में सिर्फ नहीं रखता है। अब ये अभिकलनीय कौशल का मतलब है गणितीय, अभिकलनीय का मतलब कंप्यूटेशनल स्किल, तो कंप्यूटर पे सिर्फ करना, उसी तरह से कुछ जानना कोई बड़ी बात नहीं होता है। तो इस तरह से राइट आंसर 1 हो गया। तो इसको आप थोड़ा खुद भी समझिए और ये फाइनल आंसर की है, मत सोचिए कि गलत बता रही है, इसका राइट आंसर 1 ही है। तो किस तरह से आपको अच्छा लगा, समझ में आया, जरूर रिस्पॉन्स कीजिएगा। और किसी प्रश्न में डाउट हो, किसी प्रश्न को आपको बेहतर जानकारी हो तो प्रश्न संख्या इसको डिस्क्राइब कीजिए। अब देखिए अब रहा हमारी बात और आज चर्चा करते हैं आपको, तो आप लोग का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा इस वीडियो को देखे, इतना वक्त तक आए और हमें बहुत मोटिवेट किए।
और जरूरी है इसी तरह पढ़ना, क्योंकि कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिला होगा और समझ भी मिला होगा। तो इस तरह से सीटेट मैथ पेडागोजी पेपर 1 के लिए काफ़ी अच्छा रहा। तो आप हमारे चैनल को जरूर, है कि नहीं है, सबसे पहले तो आपको कमेंट करना है। ये ध्यान दीजिए कि वीडियो कैसा लगा, तो अभी लगे हुए तो कमेंट कीजिए और बार बार कीजिए, और पसंद आए तो लाइक कीजिए, और आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हो शेयर कीजिए, और चैनल से जुड़ना चाहते हैं, अगर कुछ भी नया सीखना चाहते हैं सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल से, महावीर टीचिंग एकेडमी को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।